नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, पूरे देश में और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा रहा है और इस गर्माते हुए सियासी माहौल का एक प्रमुख मुद्दा है ओबीसी वोटर। दरअसल लगातार तमाम पार्टियां ओबीसी वोटर की बात कर रही हैं पिछले कुछ महीनों से, लेकिन 20 सितंबर को जब पार्लियामेंट में महिला रिजर्वेशन बिल पर, महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी, तो उस वक्त राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिस शिद्दत से ओबीसी कोटे की बात की महिलाओं के लिए महिला आरक्षण बिल में, और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार ओबीसी वोट के लिए अब इस ओबीसी आरक्षण के लिए कटिबद्ध है। और उसके बाद से हर मंच, हर मौका, हर रैली, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां राहुल गांधी ये मौका छोड़ रहे हो। CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसे कि कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नीतिगत और संगठनात्मक फैसले लेने वाली बॉडी समझा जाता है, उसकी बैठक में भी राहुल गांधी की इस ओबीसी पिच को स्वीकारा गया। राहुल गांधी ने एक जगह पर यह तक कहा कि साल 2010 में जब कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में ओबीसी आरक्षण का बिल राज्यसभा में पास हुआ था, तब उसमें महिलाओं के लिए ओबीसी कोटा ना होना, महिला आरक्षण बिल की मैं बात कर रहा हूं, उसमें ओबीसी कोटा ना होना जो है वो गलत था। उस पर अफसोस जताया था राहुल गांधी ने। दरअसल ये तमाम बातें इसलिए सियासी दृष्टि से बहुत अहम हो जाती हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह से जातिगत राजनीति, ओबीसी राजनीति करने वाली पार्टी रही नहीं है। ऐसी सूरत में पिछले कई दिनों से ये सवाल जो है बहुत ही जिसे कहते हैं कि लाख टके का सवाल बना हुआ है कि क्या राहुल गांधी जिस तरीके से ओबीसी की बात कर रहे हैं, वो इस बात को बहुत सेलिब्रेट करते हैं हर मंच पे कि हमारे 4 मुख्यमंत्री हैं देश भर में, जिसमें से 3 ओबीसी हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी जहां जहां सरकारें हैं कांग्रेस पार्टी की, या आने वाले दिनों में जहां सरकारें होंगी वहां हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। तो जातिगत जनगणना और ओबीसी के मुद्दे पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपनी पिच हाई की है, क्या वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ बीजेपी के ओबीसी कोटे में सेंध लगाएगी कांग्रेस पार्टी, अगर लगा पाती है, या फिर वो इंडिया गठबंधन की अपनी सहयोगी समाजवादी पार्टी का ओबीसी वोट, यादव वोट भी तोड़ेगी? ये तमाम सवाल हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश का ओबीसी वोटर किस पार्टी के पाले में बैठा हुआ है, अगर हम पिछले चुनावों की आंकड़ों की बात करेंगे तो ऐसी सूरत में कांग्रेस के लिए क्या संभावनाएं बनती हैं, तमाम बड़े ही अहम सवाल हैं 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र। और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, ओबीसी वोट की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राहुल लाल जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और देश की राजनीति पर उनकी टिप्पणियां हम लगातार देखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अनिल यादव उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हम उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले कम से कम 3 दशकों में लगातार अपना आधार खो रही कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या ओबीसी की नाव पर बैठकर चुनावों की ये नदी पार कर पाएगी। इसके अलावा कुमार अभिषेक, जो कि उत्तर प्रदेश में हमारे एडिटर और ब्यूरो चीफ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल मैं अनिल यादव से ही लेता हूँ। अनिल यादव जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो अनिल यादव जी, मैं आपसे ये पूछना, मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके, दरअसल आज ये सवाल इसलिए मौजू हो जाता है क्योंकि आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इस बात को लेकर थी कि विपक्ष के कई सारे नेताओं के आईफोन के अंदर कोई स्नूपिंग हो रही है, एप्पल से कोई नोटिस आया है, नोटिफिकेशन आया है। लेकिन वहाँ पर एक बार फिर उन्होंने, जो पिछले दिनों भी उन्होंने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वहाँ मौजूद पत्रकारों से ये पूछा कि आप लोगों में कितने ओबीसी हैं, और अगर आप में कोई ओबीसी है भी तो सवाल ये भी बड़ा हो जाता है कि वो चैनल, उन अखबारों के मालिकान में से कितने ओबीसी हैं। तो ये ओबीसी की पिच जो राहुल गांधी ने पिछले कई दिनों से जिस पिच पर खेलना शुरू किया है, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये ओबीसी वोटर उनके पाले में आएगा? क्योंकि पहली बात ये कि कांग्रेस पार्टी जो है वो
इस तरह से ओबीसी की पॉलिटिक्स करती नहीं रही है। और दूसरी बात यह कि उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी का इस वक्त जो वोट परसेंटेज है वो बहुत ही ज़मीन पर है, बहुत ही कम है, और ओबीसी क्या किसी भी वर्ग का कोई वोटर कांग्रेस पार्टी की तरफ आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या ओबीसी वोटर में कांग्रेस पार्टी को अपनी संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए नीरज जी, जब जब बात ओबीसी समाज की आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए किसी भी समाज की बात करे या सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए किसी समाज की बात करे। कांग्रेस पार्टी का जो ध्येय है, राहुल गांधी जी का जो ध्येय है, उनका सिर्फ सीधी सी बात है कि भाई जो आबादी आप संख्या के हिसाब से 55-60% है, क्योंकि हमने बिहार में जातीय जनगणना होते हुए देखी और उसमें 62% के आसपास आया, और अमूमन देश में भी 55-60% के आसपास ओबीसी आएगा। तो जब जो जो समाज 65-60%, 55-60% है, उसका जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो बिल्कुल ना के बराबर है। 60% आबादी को सिर्फ देश चलाने के लिए 3% लोग हैं उसके, तो निश्चित तौर पर किसी ना किसी को सवाल उठाना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी लगातार सवाल उठा रहे हैं, संसद में सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उसमें आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जाति की राजनीति क्यों कर रही है। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं नीरज जी, ये जाति आपको इससे समझना पड़ेगा। जातिवाद क्या है? किसी को भी अधिकार देने की बात करना जातिवाद नहीं है। यदि आप किसी के साथ कोई वंचित रह रहा हो सिर्फ इस वजह से कि भाई उसकी जाति की उसकी जो जाति है उसकी वजह से वो वंचित रह रहा हो, तो निश्चित तौर पर वो जातिवाद नहीं है। बल्कि यदि किसी का हक मारा जा रहा हो, हक मारा जा रहा हो जाति की वजह से, तो जातिवाद है। राहुल जी तो हक देने की बात कर रहे हैं, वो कहां जाति की बात कर रहे हो? तो कह रहे हैं कि भाई जिनकी आबादी है उनको उस हिसाब से उनका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने, आपको याद होगा, संसद में वो आंकड़ा भी समझाया था ओबीसी वाला कि भाई 90 में से देश चलाने वाले कुल वहां पर 3 लोग हैं जो सेक्रेटरी हैं, जो 5 लोग हैं जो 3% से भी कम है। तो भाई जब इतना कम परसेंटेज है तो निश्चित तौर पर आवाज उठेगी। और यही एक अकेला मामला नहीं है। अगर केंद्र में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, 4% प्रोफेसर आते हैं ओबीसी समाज से, बताइए सही हो रहा है ओबीसी के साथ? अगर हम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की बात कर लें तो आज भी 15% की आबादी है, उनके 15% लोग हैं वहां पर, जबकि आरक्षण तो 27% है। तो मुझे लगता है कि ये वोट का इशू नहीं है, ये तो महत्वपूर्ण इसलिए है, ये तो सामाजिक न्याय की बात है, और कांग्रेस सदा से सामाजिक न्याय की बात करती है। हम तो कह रहे हैं कि यदि ये बात पूरी हो जाए, यदि ओबीसी को उसका अधिकार मिल जाए या एससी एसटी को उनका अधिकार मिल जाए, तो जाति खत्म ही हो जाएगी। तो हम तो आज भी ये जो हमारा जो प्रयत्न है ये जाति को खत्म करने के लिए है कि जाति रहेगी ही नहीं। जब सब लोग बराबर हो जाएंगे, सामाजिक न्याय जब अचीव हो जाएगा, तो जाति नहीं रहेगी, तो ये जो समस्या है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, देखिए हम लोग किसी वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करते, ना जाति की ना धर्म की। आज जब राहुल गांधी जी की यात्रा उत्तर प्रदेश में आई थी, आपने देखा था कि लाखों का हुजूम आ गया था सड़कों पर, और राहुल गांधी जी के साथ चला वो इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि एक आदमी है जो सरकार से निडर होकर लड़ रहा है, जो लगातार सवाल पूछ रहा है। उनका घर छीन लिया गया, उनकी जो सदस्यता थी वो रद्द कर दी गई, उसके बाद तमाम तरीके से उनको हैरेस करने की कोशिश करी गई। कभी ईडी से पूछताछ हो रही है, कभी 9 दिन लगातार पूछताछ हो रही है, 18 घंटे बिठाया जा रहा है, उसके बाद भी वो आदमी डरा नहीं। तो आज समाज में चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिलाएं हैं, उनको ये विश्वास है कि भाई, और वो किसी भी जाति के हैं, वो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी है, सामान्य वर्ग है, क्योंकि सरकार से तो सभी वर्ग परेशान है। तो वो सब ये जानते हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी लड़ सकते हैं। और इसी के लिए हमें लगता है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, निश्चित तौर पर जनता राहुल गांधी के साथ आने का काम करेगी। एक छोटी सी बात आपने और कहा था कि आपको बीजेपी का ओबीसी आपकी तरफ आएगा या सपा का ओबीसी आपकी तरफ आएगा, क्योंकि आपने यादव वोट बैंक की भी बात करी। देखिए पहली बात तो ये कि हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में है, तो यदि कोई वोट उनके पास आता है तो भी हमारा फायदा है, और हमारे पास आता है तो उनका फायदा है। तो हमारे और उनके बीच में इस तरह की लड़ाई ही नहीं है वोटों को लेकर, कम से कम। चलिए अनिल जी, इस लड़ाई के बारे में भी चर्चा करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल हम ओबीसी वोट पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। रामलाल जी, देखिए अनिल यादव जी ने तो जरूर अपना पक्ष रखा है, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस तरह से कोई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ओबीसी की पॉलिटिक्स नहीं करती रही है। और अब जिस शिद्दत से राहुल गांधी लगातार हर मंच पर ओबीसी की बात करते हैं, जातीय जनगणना की पैरवी करते हैं, खुद सरकार में आने पर जातीय जनगणना को फौरन करवाने की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो एक गेम चेंजर हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए? नीरज जी देखिए, अगर इस समय 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल हम लोगों के मुहाने पे है,
वैसे स्थिति में ये मुझे लगता है कि गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं। एक तो आरक्षण एक सच्चाई है कि यहाँ पे आरक्षण है, तमाम कोई भी राजनीतिक पार्टी आरक्षण का विरोध तो नहीं कर रही है। और अगर आपको आरक्षण देना है तो फिर आरक्षण देते समय आपके पास आंकड़े होने चाहिए, डेटा होने चाहिए। आपको याद होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे लोकल बॉडीज के, अचानक से जो है कि राज्य सरकार को जो है कि वो आंकड़े देने पड़े कमेटी बना के। तो जब आप आरक्षण की बात करते हैं तो आपको उसके साथ साथ आपके पास एक्यूरेट आंकड़े भी होने चाहिए। मुझे लगता है कि तो इसलिए ये चीजें ऐसी कि भारतीय जनता पार्टी एक सीमा के बाद इसका विरोध भी नहीं कर सकती। और अगर हम लोग देखें कि 2019 के पहले तक भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन ही कर रही होती थी, वो भी जातिगत जनगणना का पूरा समर्थन करती थी। 18 तक तो तमाम बड़े नेताओं के बयान भी मिलते हैं, लेकिन हाँ 18 के बाद से भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर बदल रही है। तो अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो आरक्षण के साथ आपके साथ आंकड़े होने चाहिए। अगर जिसको आरक्षण मिल भी रहा है वो किन लोगों को मिला, किनको नहीं मिला, ये तमाम तरह की चीजें आती है। दूसरी चीज है कि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा सा चीज है कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें देखिए कि वो राम मंदिर पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। राम मंदिर एक तरह से उन्होंने जनवरी के समय में पूरा उद्घाटन का सीमित समय तिथि सब कुछ रख दिया है वहां पे। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उनका पूरा प्रयास है कि उसके आधार पर वो कहीं कहीं ध्रुवीकरण करें। ऐसे स्थिति में विपक्षी पार्टियों का पूरा ध्यान है कि वो उस हिंदुत्व के ऊपर हमला करे। और हमें लग रहा है कि जो ये रणनीति बनाई गई है विपक्ष की तरफ से, जिसको कि अब राहुल गांधी उसमें काफी ज्यादा उसमें एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, वो ये एक ओबीसी का तो मामला है ही, लेकिन अगर उनके तमाम सवालों को देखते हैं, चाहे उन्होंने छत्तीसगढ़ के में जो उनको भाषण दे रहे हैं, अन्य जगह पे दे रहे हैं, वो ओबीसी के साथ साथ जो दलित का आरक्षण है उसको उठा रहे हैं, आदिवासी का मामला है उसको उठा रहे हैं। तो एक तरह से हमें लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का प्रयास ये हो रहा है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, ये पूरे की एक मोर्चेबंदी करने की प्रयास है। और अगर इसमें वो सफलता उनको अगर हासिल होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती की स्थिति हो सकती है। क्योंकि जो आप सवाल पूछ रहे हैं, कई सारे जो क्षेत्रीय पार्टियां उभर के आई हैं, आज तो चलिए टीम इंडिया बनी हुई है, लेकिन उनके गठन का वजह क्या रहा? पूरा का पूरा जो जनता पार्टी का जो पूरा परिवार रहा, वो एक तरह से देखिए कांग्रेस अगर यही काम पहले करती तो वो इन पार्टियों को विस्तार का मौका भी नहीं मिलता। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी इस मामले पे देर से आई है, लेकिन दुरुस्त होकर आई है। क्योंकि अगर हम लोग मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देखते हैं तो मनमोहन सिंह के समय में भी जो है कि हायर एजुकेशन में तमाम इसको कॉलेजों के एडमिशन वगैरह में उस समय ओबीसी का मामला आया था। और उसके अलावा हम लोग देखें तो उस समय जातिगत जनगणना की वो जो एक सर्वे की स्थिति भी केंद्र सरकार ने सर्वे भी कराया था, हालांकि वो आंकड़े भी नहीं आए थे। राहुल गांधी कहते भी हैं कि कम से कम उस जमाने के आंकड़ों को ही अगर केंद्र सरकार सार्वजनिक कर दे। लेकिन वो जो ओबीसी को लेकर उस समय जो कांग्रेस की आवाज थी और आज जो आवाज हम लोग देख रहे हैं, आज की आवाज काफी ज्यादा मुखर आवाज है। और इस समय देखिए आपको याद होगा कि हमने स्वतंत्र भारत में पहली बार देखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले आपको याद होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की जब सूची जारी की गई थी तो उसमें बजाते मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम के सामने में उनके जातियों का उल्लेख किया गया था। भारतीय जनता पार्टी आज जरूर जो है कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है कि वो जातिवाद में जा रही है, समाज को बांटने का काम कर रही है, लेकिन ये काम तो खुद उन्होंने भी किया। ऐसे स्थिति में कांग्रेस को ये घेरने का अच्छा मौका है कि आप अगर ओबीसी प्रधानमंत्री को लेकर सामने में आ रहे हैं तो फिर ओबीसी प्रधानमंत्री आखिर जातिगत जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो जातिगत जनगणना का विरोध करने के लिए ये तो राहुल जी दो बदला है, वरना सितंबर में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ने एक जगह पर वो बोल रहे थे, वहां उन्होंने पैरवी की थी ये पिछड़ों की, ओबीसी की। लेकिन 2 अक्टूबर को जब ये जातीय जनगणना के आंकड़े पेश किए नीतीश कुमार ने, उसके बाद से बीजेपी ने अपना गोल पोस्ट चेंज किया। तब उन्हें लगने लगा कि ये जातियों में बांट रहा है विपक्ष देश को, तब उन्हें लगने लगा कि ये जो है बहुत ही ये जो तमाम प्रयास हो रहे हैं जातियों में बांटने के, ये गलत है। तो ये पिच जो है वो 2 अक्टूबर के बाद चेंज हुई है। बिल्कुल। जब बिहार में जातिगत जनगणना की बात हो रही थी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग लोकल स्तर पे वो सारे लोग उसमें शामिल थे। तो जब वो आंकड़े सामने में आ गए तो उसमें 4 गिनती करा रहे हैं कि भाई ये वो जनगणना की ये पद्धति सही नहीं थी, वो सही हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई आप फिर ये भी सवाल उठा रहे हैं कि राज्य सरकार क्यों करा रहे हैं, वो तो सर्वे है। तो अब तो एक तरह से जो 2021 का जनगणना था वो तो हुआ नहीं है, तो केंद्र सरकार के पास तो पूरा मौका है कि वो एक तरह से घोषणा कर दे कि जो अगली जो 10 की जनगणना होने वाली है उसमें जातिगत जनगणना होगी, ओबीसी की जनगणना की जाएगी।
तो ये उनके पास एक मौका है, लेकिन वो उस मौके को स्पष्ट है कि उस तरफ वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। तो जब वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर विपक्ष तो उसका लाभ लेने का भरपूर प्रयास करेगा, नीरज जी। रहे हैं राहुल जी, वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुत बातें हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इस पर बातचीत करें, वो बयान सुनवाते हैं आज जो राहुल गांधी ने आज कहा। इसके अलावा सदन में जब उन्होंने एक पर्चा उठाते हुए वो गिनती करने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे कितने ओबीसी जो है वो सरकार को चलाते हैं। ये देखिए किस तरीके से पत्रकारों से ओबीसी को लेकर सवाल है, यानी कि उनसे जात पूछ रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि कितने अधिकारी जो हैं वो ओबीसी और एसटी एससी है। पहले आप ये बयान सुनिए, फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। इसमें इस कमरे में कितने पिछड़े लोग बैठे हैं? नहीं, अब आप बैठ गए, आए हो, पता नहीं स्पेशल इनवाइट, बट एक ठीक है, आप एक हो ना, ठीक है। आपकी आबादी कितनी है हिंदुस्तान में? कितनी होगी? ओके, अब आप देखिए, आप हैं रिपोर्टर्स। अब आप मुझे बताइए, इंडिया के जो टॉप मीडिया कंपनीज हैं जो आपको कंट्रोल करती हैं, उनमें से ओबीसी सीईओज कितने हैं? दलित सीईओज कितने हैं? आदिवासी सीईओज कितने हैं? ओनर्स कितने हैं? जीरो। अब दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। दिस इज अनदर टाइप ऑफ मोनोपोली। आई वाज शॉक्ड एंड शैटर्ड बाय द आंसर। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, सॉरी 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को जो एक तरीके से ओबीसी पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। वो सीधा पूछ रहे हैं कि भाई ये बताइए कि आप पत्रकारों में कितने ओबीसी हैं। जब एक व्यक्ति खड़ा होता है तो बोलते हैं कि आप तो एक हैं, आप जरा मालिकान को चेक कीजिए, जरा आप सीईओ चेक कीजिए, उनकी संख्या 0 है। ये बयान राहुल गांधी का है जो आपने अभी सुना। अनिल जी, मैं आपके पास आऊँगा। ये बयान राहुल गांधी दे रहे हैं, लेकिन एक बहुत बेसिक सा सवाल है। मैं इसको पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आप ओबीसी की बात करते हैं, आप बतौर पार्टी ओबीसी हितों की बात करते हैं, और अगर आप उत्तर प्रदेश में बात करते हैं जहाँ पर तमाम पार्टियां लगातार इसकी पॉलिटिक्स कर रही हैं, ना सिर्फ अगर आप देखेंगे जो बड़ी पार्टियां हैं वो जिनका जनाधार छोटा है लेकिन प्रभाव बहुत ज़्यादा है, वैसी पार्टी यानी कि अपना दल कमेरावादी हो या अपना दल सोनेलाल हो, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा हो, निषाद पार्टी हो, तमाम पार्टियां हैं जो अपने अपने जातियों की पॉलिटिक्स करते हैं। इवन आरएलडी जो इनके गठबंधन में है वो भी अपने अपने तय पॉलिटिक्स करते हैं, और उनके अपने अपने लोग हैं, उनके अपने अपने मसीहा हैं। अगर आप किसी राजभर से पूछेंगे कि क्या आपके हितों की बात कांग्रेस कर रही है, तो कभी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे कि ओम प्रकाश राजभर हमारे हितों की बात करते हैं। आप किसी जाट से पूछेंगे कि आपके हितों की बात कौन कर रहा है, तो कहेंगे कि नहीं भाई, हमारे हितों की बात तो जयंत चौधरी करते हैं। ऐसे में आपको क्या संभावना नजर आती है, ये जो आप एक तरीके से कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो आवाज उठा रहे हैं, क्या ये आवाज आपको वोट में नजर आ रहा है? क्योंकि सारी मेहनत जो है वो पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स की है ना सर। देखिए, जहां तक आपने भी अलग अलग पार्टीज के नाम लिए, आपने अनुप्रिया पटेल जी की बात की, आपने ओपी राजभर जी की बात करी, जयंत जी की बात करी, तमाम जो भी नाम लिए, देखिए आप कहीं ना कहीं, और क्योंकि आपने इनके साथ इनकी जातियां भी बताई, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जातीय विशेष की बात कर रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी को किसी एक जाति से जोड़ के नहीं देख सकते। अब इनका दोहरा चरित्र क्यों है, मैं बता देता हूं। अनुप्रिया पटेल एक जगह पहले तो कहती हैं कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए, हम उसके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी मना कर रही है। लगातार आपने किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं सुना होगा। निरंतर उन्होंने, जब बिहार में जातीय जनगणना शुरू हुई तो उनके लोगों ने पहले हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट लगा के उसे रोकने का पूरी कोशिश करी। तो देखिए, यह है इनका दोहरा चरित्र। इनको सत्ता भी चाहिए और जब अधिकारों की बात होगी तो ये पीछे हट जाएंगे।
पाएंगे। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, देखिए मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ वोट की बात नहीं है, बात है अधिकारों की। और जब आपके अधिकारों की बात कोई करेगा, जब कांग्रेस पार्टी सब वर्गों की बात करेगी, तो निश्चित तौर पर सभी लोगों को लगेगा कि भाई ये पार्टी है जो सिर्फ राजनीति के लिए ऐसा नहीं कर रही है, तो हमारे विकास की बात कर रही है। तो निश्चित तौर पर जो नौजवान है, जो महिलाएं हैं, या जो भी लोग हैं, वो देखेंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ आएंगे। क्योंकि देखिए, अब अगर हम बसपा की बात कर लें, तो दलित समाज ने बहुत लंबे समय तक मायावती जी के साथ उनको आगे बढ़ाया, लेकिन दलित समाज को क्या मिला इन रिटर्न? बहन जी तो चप्पलों से, उनकी चप्पलें हवाई जहाज में आने लग गई, लेकिन दलित समाज के पास आज भी पैरों में चप्पलें पहनने के लिए नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी बात करते तो कहते हैं ना कि भाई सरकार बन जाएगी तो सबसे पहले जातीय जनगणना हो जाएगी। ये वो जातीय जनगणना है जो क्योंकि बीजेपी का भी जिक्र आया बीच में, ये वो जातिगत जनगणना है जिसको बीजेपी को करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था? कि अगर आप 19 के आंकड़े देखें तो ये ओबीसी समाज है, इसी ने सबसे ज्यादा वोट किया, और यूं कहें कि इसी के वोट पे आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, और उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन इस समाज को मिला क्या? आप सेक्रेटरीज का नंबर देखेंगे तो 3% तीन लोग हैं, 5% से कम। मैंने यूनिवर्सिटीज का बताया, मैंने अधिकारियों का बताया। उत्तर प्रदेश की जितनी भर्ती होती है उसमें ओबीसी का परसेंटेज उठा के देखिएगा, कभी 27% तो आरक्षण है, उससे कभी भी 27% के आसपास भी कभी भर्तियां नहीं निकलती हैं। हमेशा 15%, 10%, ईडब्ल्यूएस की हमसे ज्यादा भर्तियां निकलती हैं। तो ये जो समाज है, ये देख रहा है कि इसको ठगा किसने है। और आज जब राहुल गांधी कहते हैं तो लोगों को ये बात पता है कि राहुल गांधी जो बात कहते हैं वो पूरा करते हैं। चाहे कर्नाटक की 5 गारंटी हो, हिमाचल की बात हो, जहां जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए वो पूरे किए। तो निश्चित तौर पर ये जो जाति की राजनीति करते हैं, उनके लिए तो समस्या रहेगी। चाहे उसमें राजभर जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, तो उनको पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता के लिए चिपके हुए हैं, लेकिन अधिकार के लिए बोल नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है यही बातें देश की जनता भी देखेगी और इस प्रदेश की जनता भी देखेगी, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इंडिया गठबंधन जो है मजबूत होकर निकलेगा। बिल्कुल सवाल है अनिल जी, मैं राहुल जी आपके पास लौट के आऊंगा, लेकिन अनिल जी कुछ दर्शकों का सवाल है। जैसे एक वीरू दास हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार कर्नाटक में है, आप वहां जातिगत सर्वे क्यों नहीं करवा रहे हैं? सवाल मध्य प्रदेश को लेकर भी है। मध्य प्रदेश को लेकर भी अमित नाम की यूजर हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप जब प्रत्याशी बंटवारा कर रहे हैं तो उसमें ये जो फॉर्मूला है कि ज़्यादा ओबीसी होने चाहिए, सवर्ण की संख्या कम हो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये नज़र क्यों नहीं आ रहा? कांग्रेस पार्टी ऐसा खुद क्यों नहीं कर रही? अपने तय ये काम क्यों नहीं कर रही है? नहीं रजत जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो दर्शक है जो उन्होंने पूछा है, बड़ा निश्चित तौर पर बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और मैं बता दूं कि जब ये बात की जाती है ना कि आपने मध्य प्रदेश में टिकट दिए तो आपने ओबीसी को क्यों नहीं दिए, ये एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। ये लोग चाहते नहीं है कि ओबीसी के अधिकार की बात हो। अधिकार की राहुल गांधी आज बात कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कब कर पाएंगे? जब सत्ता आएगी। सत्ता आने के लिए हमें सीटें जीतनी जरूरी है, और सीटों में हमें सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की बात नहीं कर सकते। सत्ता में जरूरी है कि किसका जातिगत समीकरण बैठ रहा है। तो जो टिकट है, अगर हम ओबीसी के बेसिस पे उनको दे दें, हमारे कैंडिडेट हार के आ जाएं, तो हमें सत्ता नहीं मिलेगी। जब सत्ता में नहीं आएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग वहां पर रहेंगे, और ये आज भी ओबीसी का शोषण कर रहे हैं और आगे भी शोषण करेंगे। तो हमारी तो सिर्फ बात रह गई ना। इस बात को इंप्लीमेंटेशन पे लाने के लिए हमें ये स्टेप लेना पड़ा। हम अगर टिकट से कुछ नहीं होगा, इंपॉर्टेंट ये है कि सत्ता में आने के बाद काम क्या किया जाए। और हमने जातीय जनगणना की ना, हम तो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में हमने घोषणा कर दी, राजस्थान में कर रहे हैं। आप सारे सवाल हमसे ही पूछेंगे, हमारी तो नियत बिल्कुल क्लियर है। हमारे नेता ने कहा कि केंद्र में आप हमारी सरकार बनने दीजिए, हम आपको बताते हैं कैसे जातीय जनगणना करते हैं। और जहां तक क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात है, देखिए आप देखेंगे आज मोदी जी पहले जब वोट लेना था तब क्या कहते थे कि भाई मैं ओबीसी समाज से आता हूं। आज जब राहुल गांधी जी ओबीसी समाज के अधिकार की बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि नहीं, मैं कोई जाति नहीं जानता, मैं तो गरीब अमीर जानता हूं। अब आप मुझे बताइए रजत जी कि ये जो जाति की सच्चाई है, क्या ये इस देश से हट सकती है? कभी किसी को गरीब होने की वजह से मूंछें रखने पे मारा नहीं गया, कभी गरीब होने की वजह से घोड़ी पे चढ़ने पे नहीं मारा गया। हाँ, जाति की वजह से जरूर मारा भी गया, छूताछूत भी हुई, घोड़ी पे भी नहीं चढ़ने दिया। और तो और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी कि पेशाब तक कर दिया गया था। तो वो गरीबी की वजह से नहीं, जाति की वजह से हुआ था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी वो जाति भूल गए हैं, क्योंकि अपना काम निकल गया। 42% ओबीसी ने सबसे ज्यादा आज तक का जो ये बीजेपी की सरकार के जो इस कुर्सी के चारों पाए हैं वो ओबीसी पर टिके हुए हैं। यदि ये ओबीसी हट गया ना तो ये जीवन में सत्ता में नहीं आ पाएंगे, और ये समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन उसके बाद भी प्रॉमिस नहीं कर पा रहे। हम तो कहते हैं कि भाई अभी भी समय है, आप कह दीजिए कि भाई जातिगत जनगणना तो हमने करा ही दी थी ना, वही आंकड़े दिखा दीजिए।
पुराने छोड़िए। हम तो कहते हैं रोहिणी कमीशन पे आप बात करते हैं, उसको लाइए, हम उस पर भी बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, कुछ तो भला होगा। लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड है एक आदमी पर, उनका नाम है अडानी। देश में गरीब लगातार गरीब होता चला जा रहा है और जो मोदी जी के मित्र हैं वो अमीर होते चले जा रहे हैं। ये एजेंडा है, ना कोई पिछड़ों की बात कर रहा है, ना दलितों के विकास की बात कर रहा है। जी मैं अनिल जी अपनी पार्टी की बात तो रखें, लेकिन सवाल जो मैंने उनसे पहला लिया था वो सवाल बहुत जायज़ मुझे लगता है कि अगर आप यूपी की बात करेंगे और ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो बीजेपी को भी इस ओबीसी को अपने पास रखने के लिए, जो अभी भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ओबीसी वोट ले रही है और लगातार वो 2014 से अगर आप देखेंगे तो अब तक उसमें ग्राफ जो है वो ऊपर की ही तरफ गया है। अगर आप देखेंगे यादवों को छोड़ के तो जो अदर ओबीसीज है वो लगातार बीजेपी का साथ दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें आउटसोर्स करना पड़ता है। मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं आंकड़े कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 72% यादवों ने, सीएसडीएस के मुताबिक 72% यादव वोटर ने महागठबंधन को वोट दिया था। उस वक्त मायावती और अखिलेश यादव मिलकर लड़े थे। और अगर हम गैर यादव ओबीसी की बात करते हैं तो वो 72 से 84% तक, क्योंकि उसमें कुर्मी और कोयरी वोट 72% के करीब उन्हें बीजेपी को मिला था और 84% अदर ओबीसी मिला था। यानी तकरीबन 80% गैर यादव ओबीसी वोट बीजेपी को मिला था 2019 में। बिल्कुल। तो राहुल जी ये जो बात है, लेकिन इस 80% के लिए भी आउटसोर्सिंग है। जो मैं आउटसोर्सिंग की बात कर रहा हूँ वो ये है कि तमाम झगड़ों के बाद, तमाम भाषा, जिस तरीके की भाषा ओम प्रकाश राजभर इस्तेमाल करते रहे बीजेपी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उसके बाद भी उनको गठबंधन में शामिल किया गया। अनुप्रिया पटेल उनकी पार्टी का हिस्सा है, निषाद पार्टी उनकी पार्टी का हिस्सा है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यादव वोट जो है आपको समाजवादी पार्टी की तरफ लीन नजर आता है। वहीं आप दलित वोटों की बात करेंगे तो दो फ्रंट खुले हुए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जो ये कोशिश कर रही है वो आपको कितना कामयाब नजर आता है? क्योंकि यूपी में एक तरीके से लोगों ने अपनी पहचान एक एक अलग पार्टियों के लिए बनाई हुई है। तो क्या आपको लगता है कि जो ओबीसी का अम्ब्रेला है वो कांग्रेस के लिए फिट हो पाएगा? देखिए, चूंकि आपने बिल्कुल स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश को लेकर प्रश्न पूछा है, ये बात बिल्कुल हम लोगों ने देखा है कि चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, अमित शाह जी के पूरे रणनीति में ये एक विशिष्टता रही कि उन्होंने बिल्कुल छोटी छोटी जातियों को लेकर उनके जो अलग अलग नेता थे उनके साथ उन्होंने गठबंधन किया और उनको काफी अप्रत्याशित सफलता हासिल भी हुई। यहां तक कि प्रधानमंत्री खुद जो है कि उनको बनारस से लड़ाया गया और एक तरह से ओबीसी चेहरा के रूप में उन्हें भी प्रकट बताया गया वहां पे। तो इन सबों का उन्हें काफी फायदा पहुंचा भी। लेकिन अब जो सवाल है कि क्या कांग्रेस इस मामले को लेकर उसको वोट में उत्तर प्रदेश में कितना लाभ होने की उम्मीद है? देखिए, ये जरूर तय है कि उत्तर प्रदेश में इसमें कांग्रेस का वोट शेयर हम लोग अगर 2022 के संदर्भ में देखें, विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, तो कांग्रेस का वोट शेयर हम लोगों को काफी कम नजर आता है। लेकिन फिर भी अगर ये जो पूरा रणनीति है, पूरी चीजें हैं, ये अपील तो जरूर कर रही हैं। अगर मान के चलिए कि तमाम जो दूसरे छोटे छोटे वर्गों के लोग हैं, उनके अपने स्थानीय नेता हैं, वहां पे अगर उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही, हमें याद है कि ओम प्रकाश राजभर तमाम जो है कि वो मांगों को लेकर घूमते रहते थे। वो अभी भी क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर बिल्कुल जो है कि वो चुनाव के दिन तक जो जिस तरह से वो पलट जाते हैं, आप मान के चलिए कि देखिए वो अभी भी कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो एनडीए गठबंधन में ही रहेंगे, क्योंकि एनडीए गठबंधन में कई आपको याद होगा कि देखिए अब तक एनडीए गठबंधन से 2 दल जा चुके हैं। इस तरह से मणिपुर का घटना होते ही मुझे जो कुकी पीपुल्स अलायंस केपीए वो मुझे गठबंधन छोड़ चुका है एनडीए का। दूसरा हमने डीएमके छोड़ चुका है। हालांकि 2 दल गए हैं और एक दल की एंट्री हुई है धर्मनिरपेक्ष जनता दल, जो सेकुलर जनता दल, वो कर्नाटक में इन्होंने एंट्री ली एक दल की। तो एनडीए में दलों का आने जाने की स्थितियां बनी हुई है। लेकिन मूल सवाल कि क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ा सकेगी? देखिए, 2024 के लोकसभा संदर्भ में सीधे सीधे बात करना ये बड़ी कठिन चीज है। इसलिए कठिन है कि ये वहां पे टीम इंडिया जो है कि चुनाव लड़ रही है। तो टीम इंडिया में जब चुनाव लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी अगर मान लीजिए उनके साथ अगर कोई और जुड़ रहा है, कांग्रेस के साथ कोई और जुड़ रहा है, तो यहाँ पे जो कांग्रेस देखिए उत्तर प्रदेश में जरूर कमजोर है। लेकिन इस अम्ब्रेला को बनाने का काम चाहे अलग अलग राज्यों में जो उसका प्रभाव काम करेगा, कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, वो अगर ओबीसी के मामले पे कह रही है तो जो दूसरे छोटे दल जो अभी भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए हुए हैं, वो जरूर जो है कि टीम इंडिया की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक मामला बिल्कुल राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर रख रहे हैं कि हम आपको प्रतिनिधित्व देंगे। एक जो लोकतंत्र की बिल्कुल बेसिक बुनियादी चीज है, जो आप
5, 6, 7 के 6 के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। एक राज्य नामक जो संस्था है, जो स्टेट नामक संस्था, उसका मूल कार्य क्या है? संसाधनों का आवंटन, और वो संसाधनों का आवंटन न्यायपूर्ण ढंग से हो, तो उसमें समुचित ढंग से सबको उस संसाधनों का आवंटन हो। और उसी संदर्भ में हम लोग आरक्षण की बात करते हैं, अलग अलग आबादी को समुचित जनसंख्या में प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। तो हमें लग रहा है कि इस पूरे प्रक्रिया से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में कांग्रेस कहीं न कहीं अपना जनाधार भी बढ़ाएगी। और उससे महत्वपूर्ण चीज की जहां जहां उसके जो महत्वपूर्ण बड़े घटक दल उनके साथ है अलग अलग राज्यों में, क्योंकि टीम इंडिया में बड़े घटक दल उनके साथ शामिल है, उनके भी जनाधार को बढ़ाने में ये नीति कारगर हो सकती है। हाँ, अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी इसके प्रत्युत्तर में क्या जवाब देती है, वहां से क्या सवालों के क्या उत्तर आते हैं। क्योंकि अभी तक जो बीजेपी की पूरी रणनीति है वो हमें लग रहा है कि इसकी आलोचना करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। जैसे ही वो इस पूरे प्रकरण की आलोचना कर रहा है तो फिर एक तरह से बीजेपी का पार्ट 1 अलग दिख रहा है, पार्ट 2 अलग दिख रहा है। यानी जो बीजेपी सीधे सीधे ओबीसी की आवाज को लेकर मुखर होती थी, जो बीजेपी कहती थी कि हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल में ज्यादा ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया, आप फिर वो बात कहने से बचते हैं। फिर आप दूसरे प्रकार के बंटवारे में आते हैं कि भाई जैसे प्रधानमंत्री का एक बयान अभी भी ध्यान में, प्रधानमंत्री ने कहा कि 80% संख्या तो देश में हिंदुओं की है, तो फिर हिंदुओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। या फिर तो कभी वो सांप्रदायिक रूप से इसको बांटने का प्रयास करते हैं, या फिर कभी जो है कि वो आर्थिक खाई के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आर्थिक खाई के आधार पर फिर जब आप बांटने का प्रयास करेंगे तो वहां पे जो एक तरह से अडानी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, फिर उन सवालों का भी जवाब जो है कि कांग्रेस देना पड़ेगा को। मुझे लगता है कि जो चक्रव्यूह का निर्माण किया गया 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से, वो एक राष्ट्रव्यापी संदर्भ में है। उत्तर प्रदेश में भी उसके कुछ असर जो है कि जरूर पड़ेंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कई घटक दलों को, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसका कोई फॉर्मूला समुचित नहीं निकाला, उनके कई छोटे घटक दल एन वक्त पर कहीं उस खेमे से, एनडीए वाले खेमे से इंडिया खेमे में न पहुंच जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुमार अभिषेक भी जुड़े हैं। कुमार, आने से पहले हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से ओबीसी की पिच पर फ्रंट फुट पर आकर शॉट खेलने शुरू किए हैं एक के बाद एक, वो कितना उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। दरअसल आज एक दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा तो था जो आरोप लगा है सरकार पर कि विपक्षी नेताओं के फ़ोन जो हैं वो हैक किए जा रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे। लेकिन वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो फिर से ओबीसी के मुद्दे पर आए। उन्होंने वहाँ मौजूद पत्रकारों से पूछा कि आप में से कितने ओबीसी हैं, आप में से 1-2 ओबीसी हो भी सकते हैं, लेकिन आपके मालिकान कितने ओबीसी हैं। और इस बात पर उन्होंने बहुत चिंता जताते हुए कहा कि कोई भी ओबीसी वर्ग से नहीं आते हैं। अगर हम मीडिया की बात करते हैं, सवाल मीडिया का नहीं है, सवाल ये है कि ओबीसी की पिच पर जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार खेल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरीके से कोमा में पड़ी हुई कांग्रेस पार्टी को किसी संजीवनी बूटी का काम ये ओबीसी राग जो कर सकता है राहुल गांधी का, जो वो लगातार गा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि फिलहाल वो ओबीसी वोटर जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के अंदर पूरी तरह बटा हुआ है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ आ सकता है राहुल गांधी के लगातार जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण की पैरवी करने के मद्देनजर? देखिए, आप इसे कह सकते हैं कि ये कोशिश जो है ये एक अच्छी कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास वोट बैंक के नाम पे फिलहाल तो कुछ नहीं है। और अगर ये उनकी कोशिशों के तौर पर देखा जाए तो आने वाले वक्त में क्या ये कोई फल दे सकता है, इस पर नजर रखनी होगी। लेकिन आखिर ये जो पिच की बात कर रहे हैं कि ओबीसी की पिच, जो नई ओबीसी की पिच है, दरअसल ये नई पिच नहीं है। ओबीसी की पिच बहुत पुरानी है। पिछड़ा पावे 100 में 60, ये 60 के दशक का नारा था, जब आप देख ले समाजवादी पार्टी के जो पुरोधा हुआ करते थे उनका नारा था। आप देखें तो अंबेडकर बाबा देखें तो बसपा के जो सबसे बड़े नेता हुए, उन्होंने कहा कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर आप देखें तो ओबीसी की पॉलिटिक्स, ओबीसी और मुस्लिम और दलित की पॉलिटिक्स पहले से चलती रही है। हाँ, ये राहुल गांधी के लिए नई बात जरूर है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए नई बात जरूर है, कांग्रेस पार्टी के लिए नया पिच जरूर है जिस पर कि अब वो बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर बिल्कुल नई बात होती तो शायद ये अपील करता, और इतना अपील जरूर करता कि उसका पॉलिटिकल फायदा होता।
लेकिन कांग्रेस पार्टी को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके पास वोट बैंक के नाम पर उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। ऐसे तो देश भर में जहां जहां आमने सामने की लड़ाई है वहां या तो बीजेपी है या वहां कांग्रेस है। वो बहुत गंभीर ओबीसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों तक के नाम गिना दिए थे कि भाई देखिए हमारे पास कितने ओबीसी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये क्या सफल होगा, मुझे अभी इसमें बहुत ज्यादा ये उनका मुद्दा बहुत सफल होता तुरंत नहीं दिखाई देता, क्योंकि ओबीसी एज ए ब्लॉक ठीक है बीजेपी के साथ है, ठीक है उसका एक बड़ा धड़ा सपा के साथ भी है, लेकिन जब बात आती है ओबीसी की तो एक ओबीसी नहीं होता, फिर वो जातियों का समूह होता है, और फिर उन जातियों में कौन सी जाति किसके साथ होती है ये बड़ा अहम हो जाता है। बीजेपी भी आप देखेंगे ओबीसी की बात करती है, लेकिन वो जातियों का सम्मेलन करती है, अलग अलग जातियों को जोड़ती है और अलग अलग जातियों के हिसाब से वो पॉलिटिक्स करती है, सबको जोड़ करके वो ओबीसी बनाती है। लेकिन अगर कांग्रेस की पूरी रणनीति देखें तो कांग्रेस कोई जातिवादी सम्मेलन जैसे तो करती नहीं दिखती, किसी जात विशेष की पॉलिटिक्स उस तरीके से नहीं करती है। वो पूरे एक ओबीसी को लेकर के बात करना राहुल गांधी ने शुरू किया है। अब क्या पूरा ओबीसी समाज एक है, क्या पूरा ओबीसी समाज एक झंडे के नीचे है जो ये बात करने के लिए आगे आएगा कि हाँ राहुल गांधी हमारे नेता है और उन्होंने हमारी बात उठाई है इसलिए हम अब कांग्रेस के साथ चलते हैं। मुझे लगता है कि जो मैं अपनी समझ से समझ सकता हूं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की ये पॉलिटिक्स, गंभीर पॉलिटिक्स उनके स्तर से है, लेकिन इसका सियासी जो फ्रूट्स है, जो फल है, वो क्या मिल पाएगा, क्योंकि ओबीसी कोई ऐसी अगर पूरा का पूरा ब्लॉक देखें तो वो भी ठीक ठाक डिवाइडेड है। ऐसा नहीं है कि वो अलग उस ओबीसी का एक टुकड़ा पर कांग्रेस पार्टी भी अपना क्लेम कर सकती है। अब इस पूरे आप ओबीसी पॉलिटिक्स को देखें तो सब कुछ आकर के टिकता है कि जातीय जनगणना के बाद जो कैप है आरक्षण को लेकर के, उसको लेकर के करके क्या सवाल उठाए जाते हैं। तो राहुल गांधी लगातार अग्रेसिव पोस्चर उन्होंने अपना रखा है। उन्होंने जो 50-60% का कैप है इसे भी हटाने की बात की है। तो ये कितना लोगों को अपील करता है, क्या सचमुच इस वक्त जो लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं, अच्छा जो बीजेपी के साथ ओबीसी के लोग खड़े हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरक्षण के लिए के नाम पर है, वो हिंदुत्व का भी एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक ऐसी ताकत है जो उन्हें जोड़ता है। नहीं, दशहरे के दिन तो प्रधानमंत्री ने जो लेटेस्ट अगर हम बात करें तो दशहरे के दिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि रावण के पुतले का ही दहन नहीं होना चाहिए, जातिवाद का भी दहन होना चाहिए। तो ये तो क्लियर कट एक लाइन थी ना कि भाई जातीय जनगणना हम किसी सूरत में नहीं करवाएंगे, वो जातिवाद के पुतले का दहन होना चाहिए, ये बोला उन्होंने। बिल्कुल ये बोला है, लेकिन इसके मायने तो अलग अलग निकाले जा रहे हैं ना। अब जातिगत जनगणना के खिलाफ उन्होंने सीधा बोल दिया है, मैं थोड़ा इससे सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना ऐसा इमोशनल विषय है जिस पर बीजेपी वाले भी खुल करके इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। आप बीजेपी में बिहार में इसका उदाहरण देख सकते हैं, जहां वो खुल करके बीजेपी के साथ खड़ी है। तो मैं ये आशय नहीं निकालता कि प्रधानमंत्री कहने का मतलब है कि वो जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर जो जातीय कह सकते हैं अस्मिता की बात अब उभरने लगी है और जातीय अस्मिता को मुख्य तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी भी जाति की पॉलिटिक्स करती है, बीजेपी भी जातियों के सम्मेलन करती है और उस सम्मेलनों के आधार पर वो अपना एक ओबीसी का ब्लॉक खड़ा करती है। तो अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ ओबीसी के पूरे ब्लॉक को हम एक साथ एड्रेस कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। आपको भी उनको टुकड़ों में ही उनको एड्रेस करना पड़ेगा, तब वो धीरे धीरे जुड़ते हैं, ये मेरी अपनी समझ कहती है। लेकिन ये गंभीर कोशिश है और मुझे गंभीर कोशिश दो बातों में दिखाई दे रही है, एक जातीय जनगणना और दूसरा जो आरक्षण का कैप हटाने की बात है। लेकिन क्या ये 4-6 महीने में ये कोई बड़ा फल देगा, इस पर मुझे शक है, संदेह है, क्योंकि जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ नारों के आधार पर नहीं लड़े जाते। जमीनी स्तर पर आपकी कितनी मजबूती है, संगठन आपका कितना मजबूत है, कौन कौन से वो बड़े ब्लॉक हैं जातियों के, धर्मों के जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, ये सब बहुत अहम होता है। तो इसमें अभी कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे है और कांग्रेस की कोशिशें हालांकि बहुत चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में जो हम देख रहे हैं वो मुसलमानों को भी जोड़ने में लगी है, ओबीसी को भी जोड़ने में लगी है, अपने पुराने वोट बैंक को भी लाने में लगी है। लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा, मुझे इसमें थोड़ा शक है, थोड़ा मुझे संदेह है।
नीरज जी। राहुल जी, जब अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हुए डी फॉर दलित कहते हैं तो वो सपा के आलोचक कह लीजिए फिर या राजनीतिक विश्लेषक कह लीजिए, वो याद दिलाते हैं कि ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने प्राइवेट नौकरियों में दलित आरक्षण का बिल जो है वो संसद के अंदर फाड़ दिया था। इसी तरह से जब राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में इस ओबीसी पिच को स्वीकार करती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी के को लेकर राजनीतिक विश्लेषक 1990 की राजीव गांधी की वो स्पीच याद दिलाते हैं जो उन्होंने संसद में दी थी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर बोलते हुए, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि जातिवाद की इस राजनीति को किसी एक शख्स, वो वीपी सिंह की बात कर रहे थे, किसी एक शख्स की तसल्ली के लिए कांग्रेस पार्टी होते हुए नहीं देख सकती। और उसके बाद से ये लगातार पिछले 30-32 सालों में ये साफ तौर पर नज़र आता है कि ओबीसी की इस पिच पर या फिर यूपी और बिहार जैसे राज्यों में जहां पर ओबीसी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हावी है, वहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार फिसलती चली गई है वोट के नज़रिए से, सीट के नज़रिए से। तो ये चुनौती कांग्रेस पार्टी को आपको नहीं लगता कि झेलनी पड़ेगी कि भाई आप अचानक, और जो बात कुमार अभिषेक ने कही कि रातों रात तो बदल नहीं जाएगा ये 30 साल पुराना इतिहास? देखिए, मैंने देखा कि राहुल गांधी को बहुत ध्यान से अलग अलग अवसरों पर सुना है। ये सवाल कई बार उनके पास सामने में भी प्रस्तुत किया गया, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि हमसे अतीत में कुछ गलतियां हुई हैं। और देखिए, दो तीन चीजें स्पष्ट है कि अगर यहाँ पे जो उस समय जो स्टैंड कांग्रेस ने लिया, उस स्टैंड के कारण ही कई सारे क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हुआ यहाँ पे, और वो उनको काफी फलने फूलने का मौका मिला, जो मैंने पहले भी कहा। अगर उस समय भी अगर कुछ समावेशी ढंग से इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस एक्टिव होकर शामिल होती, तो फिर आज इस पूरे प्रकरण में अब देश का राजनीतिक परिदृश्य कुछ और होता। तो यहाँ पे देखिए, 2024 का चुनाव है। मैं बिल्कुल उसमें कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से राम मंदिर का मामला लेके बैठी है, साथ ही साथ अपने तरीके से ओबीसी के जो छोटे छोटे समूह हैं उनके नेताओं को जोड़ के वो ओबीसी समूहों को भी अपने साथ में साधने का प्रयास कर रही है। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन जो कांग्रेस ने जो रणनीति अपनाई है, मैं मानता हूं कि मैंने पहले भी कहा कि देर से आई है, लेकिन वो दुरुस्त होकर आई है इस पूरे प्रकरण को लेके। क्योंकि अगर मैं उत्तर प्रदेश को लेकर स्पेसिफिक बातचीत करें हम लोग, मान लीजिए कि जो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तमाम जो परीक्षाओं की आप देखें, जो उसमें न्यूनतम जो अर्हता, जो नंबर्स के जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि आप लगातार देखिए जनरल और ओबीसी के नंबर्स में पिछले कई वर्षों से लगातार, ये अभी से नहीं, आप 10-12 साल के आंकड़े उठा के देख सकते हैं। वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पे मिलेगा। जनरल की तुलना में ओबीसी का कट ऑफ ऊपर हो जाता है। अब आप सोच के देखिए कि जो 1992 का जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय इंदिरा साहनी केस में, अगर उसको सही ढंग से लागू किया जाएगा तो कभी भी वास्तव में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कट ऑफ जो है वो ओबीसी कट ऑफ ऊपर हो जाए। अगर ओबीसी में कोई जनरल कट ऑफ के बराबर का नंबर ला रहा है तो वो ओबीसी में उसकी गिनती नहीं होगी, फिर वो जनरल श्रेणी में चला जाएगा। तो ये त्रुटियां कैसे इंप्लीमेंटेशन में हुई, ये लेकिन हुई हमारा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, दूसरे लोकसभा में उदाहरण देने के लिए कहिएगा तो वहां के भी उदाहरण मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि उत्तर प्रदेश को लेकर बात कर रहे हैं तो ये चीजें रही हैं। इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। उस समय किसी दल ने भी, छात्रों के आंदोलन हुए, कई तरह के लोग कोर्ट पहुंचे, कचहरी पहुंचे, वो मामले कोर्ट कचहरी के लंबी न्यायिक लड़ाई में फंस गया। लेकिन इस प्रकार के मामले ओबीसी के चीजों को लेके कि उनके अधिकारों का किस प्रकार से हनन हो रहा है, मामले किसी दल ने नहीं उठाया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पिच एक तरह से हम लोग देखें कि उसका संगठन कमजोर रहा है, उसके पास वोट शेयर कमजोर है, ये तमाम चुनौतियां हैं। लेकिन देखिए, जो राजनीति है उसमें आंकड़े बहुत तेजी में बदलते हैं। उसमें हर हमेशा पिछले चुनाव के संदर्भ से कई बार हम सही चीज नहीं कर पाते हैं। 2004 में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को कितनी लोकसभा में सीटें मिली और 2009 में कितनी लोकसभा की सीटें मिल गई, तो हम लोगों ने देख रहे हैं कि 2009 में कोई नहीं कह रहा था कि लोकसभा से 31 सीटें जो है कि कांग्रेस को मिल जाएंगी। तो क्या 2009 टाइप से कोई बड़ी स्थिति हम लोग देखेंगे इस बार? हो सकता है हो भी जाए, ना भी हो, लेकिन जो कांग्रेस की पूरी नीति बन रही है वो नेशनल परिप्रेक्ष्य में बन रही है। उसमें उत्तर प्रदेश भी है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि अभी जो 3 दिसंबर को थोड़ा हम लोगों को इंतजार भी करना चाहिए नीरज जी, कि 3 दिसंबर के बाद लोकसभा के लिए बड़ी गतिविधियां तेज ढंग से चलेंगी। और जो एक जो दल है, अभी वो जिन्होंने निर्णय लिया कि टीम इंडिया में किन्हें जाना है, वो इस तरह से 2024 के लोकसभा का जो बयार है, जो हम लोग देखेंगे वो 3 दिसंबर के बाद देखेंगे। और फिर ये घटनाएं किस तरह से अलग अलग राजनीतिक दलों के ऊपर उनके मतदाता किस प्रकार का दबाव डाल रहे हैं, वो फिर
अलग अलग राजनीतिक समूह किस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं, उन सबों के ऊपर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि ये एक ऐसा मामला है जिसने कि भारतीय जनता पार्टी को घेर दिया। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ये चीज कह रहे हैं विजयादशमी के दिन कि रावण के साथ साथ हम लोगों को एक तरह से जातिवाद को भी जला देना चाहिए, ये बात वो कह रहे हैं, सुनने में भी प्रथम दृष्टि अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर तब तो उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जब आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, तो फिर मंत्रिमंडल के सदस्यों के समक्ष क्यों जातिगत जो है कि उनके सारी सूचनाएं सार्वजनिक की गई थी। बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है कि वो सूचनाएं जाहिर की थी उस समय, और बताया गया था ढोल बाजे नगाड़े के साथ कि किस किस रूप में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो ये देखिए, ये एक ऐसा मामला है कि यहां से कहीं कहीं ओबीसी का मामला कांग्रेस जैसी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी उठा रही है। अब तक ये मामले क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टियां उठा रही थी। ये हमें लग रहा है कि भारतीय राजनीति का एक यू टर्न वाला पूरा मामला एक अलग सा खंड हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल राहुल जी। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा एक आखिरी सवाल के साथ। राहुल जी का मानना है कि एक तरीके से यू टर्न है। एक छोटा सवाल है, मैं चाहूंगा चूंकि अंत है आप छोटा जवाब दीजिएगा। दरअसल एक सवाल ये भी है कि अगर आप इस ओबीसी पॉलिटिक्स के इतर अगर आप यूपी की पॉलिटिक्स करें, और जो ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को लेकर एक माहौल बन सकता है जो जिसके लिए कोशिश कर रही हैं आपकी पार्टियां, लेकिन बड़े सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कर रही है उससे उनके ही सहयोगियों में थोड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो एमवाई जो है लगातार समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, और ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अजय राय जी को, जो कि एक अपर कास्ट से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाने से वो शायद बीजेपी के कोर वोट पे सेंधमारी करेगी। लेकिन अब अगर आप पिछली पॉलिटिक्स उठाकर देखेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस का जोर जो है वो मुस्लिमों पर ज़्यादा नज़र आता है। चाहे वो आप AIMIM से हाल में ही प्रदेश के लोगों को शामिल कराना हो, या जिस तरीके से मेरठ में उलेमाओं के साथ बैठक हो, या उर्दू पत्रकार यानी कि सहाफ़ियों से मुलाकात हो, या लगातार आज़म खान को लेकर प्रोएक्टिव रहना उनका, ये सब कुछ एक तरीके से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को असहज कर रहा है। और ये अभी भी कर रहा है। मैं आपको एक ट्वीट भी कोट करता हूं। राजीव राय जो सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, घोसी के हैं, जहां से लड़ाई शुरू हुई कांग्रेस और सपा की, वो अभी 1 घंटे पहले वो ट्वीट करके लिख रहे हैं कि लगातार जब हम सकारात्मक मूड में है कांग्रेस के साथ, उसके बाद भी कांग्रेस के नेता, वो नाम नहीं ले रहे हैं, लिख रहे हैं कांग्रेसी नेता जो हैं वो लगातार अखिलेश यादव को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। या तो उनको ऊपर से ये कोई कांग्रेस की चाल है, या उन्होंने बीजेपी से सुपारी ले ली है। ये जो असहजता है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि हम तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, और रोज ऐसी मार मची हुई जैसे लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे का ही वोट काटना चाह रहे हैं। तो ये इस रणनीति को आप क्या समझाएंगे दर्शकों की, आखिर आप दोनों के बीच क्या चल रहा है? रज जी, ये होता क्या है कि ये देखने का नजरिया है अपना अपना। आपने कहा कि आप मुस्लिमों की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग तो ओबीसी समाज के लोगों से लगातार मिल रहे हैं। हमने दलित गौरव संवाद यात्रा भी शुरू करी है, उसमें तमाम दलितों के पास जा रहे हैं, उनसे पर्चे भरवा के उनकी परेशानियां पूछ रहे हैं। और आज तो एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हार्ट अटैक होने से डेथ हो गई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो उनसे मिलने पहुंच गए, वहां संवेदना व्यक्त करने पहुंच गए। तो मुझे लगता है, और ये इसलिए क्योंकि भाई हम एक दूसरे के प्रति वो भाव रखते हैं, हम एक दूसरे के प्रति ये रखते हैं कि यदि आपको कोई समस्या आएगी तो हम लोग आपका साथ देंगे, कोई आपको पीछे नहीं, आपको अकेला नहीं रहने देंगे। जहां तक व्यक्तिगत नेताओं की बात है, कई बार होता है कि किसी की निजी खींच होती है कई बार। अब मुझे नहीं पता कि राजीव राय जो सपा के प्रवक्ता हैं उनका क्या मामला है, लेकिन जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, खुद अखिलेश जी ने स्पष्ट किया कि हमारी ऊपर नेतृत्व से बात हो गई, राष्ट्रीय नेतृत्व से बात हो गई, और उसके बाद कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक बात है कि भाई ओबीसी की राजनीति हम कर रहे हैं और इस पे जो हमारे सहयोगी हैं उनको बुरा लग रहा है, समस्या हो रही है, मुझे लगता है रजत जी, अगर हकीकत में देखा जाए तो मन ही मन अखिलेश जी को या समाजवादी पार्टी को तो खुश होना चाहिए। भाई वो तो एक प्रदेश में मजबूत हैं, अच्छी स्थिति में हैं। हम पूरे देश में जिस काम को वो एक प्रदेश में करने की बात कर रहे हैं, हम उसे पूरे देश में करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं अखिलेश जी का कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया जिसमें उन्होंने कहा हो कि वो कांग्रेस के ओबीसी की जो अधिकार की लड़ाई है, जो राहुल गांधी उसे लड़ने की बात करते हैं, अखिलेश जी उसके खिलाफ है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ खिलाफत होनी चाहिए। हो सकता है कि उनके प्रवक्ताओं का या उनको ज्ञान ना हो, उनकी बात ना हो पाती हो अखिलेश जी से इस तरीके के वो। और कई बार आपने देखा भी है कि जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं वो थोड़ा चर्चा में बने रहने के लिए भी उल जुलूल ट्वीट करते हैं। हम कई ऐसा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई ऐसे हमने प्रवक्ता देखे हैं कि सिर्फ उल जुलूल
ट्वीट इसलिए करते हैं कि जिससे आप और हम उनके बारे में चर्चा करें, क्योंकि क्षेत्र में बहुत ज्यादा नहीं होता उनका। तो मुझे लगता है कि इन बातों पे हमें बहुत नहीं जाना चाहिए। जहां तक हमारी बात है, हम हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहते हैं, और इसमें भी सामाजिक न्याय की बात है। ये तो सबको अधिकार मिलेगा तो निश्चित तौर पर सबके साथ भला होगा, और निश्चित तौर पर देश की तरक्की होगी। देश का जो बीमारी है, जो एक्सरे राहुल गांधी जी ने कहा, वो एक्सरे जातीय जनगणना है, जिसको कांग्रेस पार्टी कराकर छोड़ेगी और अधिकार पिछड़ों को, दलितों को देकर छोड़ेगी। चलिए, ये अधिकार तो देकर छोड़ेगी, लेकिन वोट कितना मिलेगा कांग्रेस पार्टी को इस मुहिम में, ये दरअसल बड़ा सवाल है। हमारे एक दर्शक हैं ऋषिकेश गौतम, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की ने प्राइवेट नौकरी में नहीं, सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा था। मैं माफ़ी चाहता हूं ऋषिकेश, अगर हमसे गलती कोई गलत अगर मैंने गलत वक्तव्य दिया तो, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वही बात सही है। वो जो बिल फाड़ा गया था लोकसभा में, वो सरकारी नौकरी में प्रमोशन का ही था। हमने दोस्तों यूट्यूब पर आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या ओबीसी वोट ले पाएंगे राहुल गांधी, तो यूट्यूब पर हमारा ये कार्यक्रम लाइव देखने वाले 53%, आधे से ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि हाँ, राहुल गांधी ओबीसी वोट ले पाएंगे। 47% का कहना है कि नहीं ले पाएंगे। खैर, ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। शायद जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें हमें इसका एक कोई झलक देखने को मिलेगी, और फिर 2024 के चुनाव तो असली लिटमस टेस्ट होंगे ही। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अनिल यादव, राहुल लाल, कुमार अभिषेक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।